गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मैट्रिसेस डिस्कस कर ली थी। हम लोग जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है फॉर पैराएक्सियल ऑप्टिक्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मैट्रिसेस देख ली थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, कितनी तरह की मैट्रिसेस हमारे पास हो सकती हैं। उसके साथ अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करनी है तो किस तरह से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने जब देखा कि पैरा एक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने ऑप्टिकल सिस्टम की डेफिनेशन दी थी कि अगर आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या एक से ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो जहाँ पे आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, उनको मिला के आपका क्या बनेगा, ऑप्टिकल सिस्टम बनेगा। कि एक रे आपकी ऑप्टिकल सिस्टम में एंटर कर रही है और उसके बाद जब वो उस ऑप्टिकल सिस्टम से बाहर निकल रही है तो उस रे के पाथ में क्या चेंज आया वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो जाएंगे तो सबके लिए अलग अलग से इमेज डिस्कस करने की बजाय हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस मैट्रिक्स मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उस मैट्रिक्स मेथड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिसेस कल डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसके पाथ में क्या आ जाता है, चेंज। अगर दोनों मीडियम अलग अलग हैं, एक मीडियम अलग है दूसरा मीडियम अलग है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसका जो पाथ था उस पाथ में क्या आ गया, जिस डायरेक्शन में वो लाइट रे मूव कर रही थी उस डायरेक्शन में क्या आ गया, चेंज आ गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अब हम इसके लिए इसके अंदर एक एग्जांपल लें। जैसे ये फिगर है आपके पास 4.1। इस फिगर 4.1 में अगर हम इसको जूम करें फिगर 4.1 को, एंड इस फिगर 4.1 में हम देखें कि एक लाइट रे इसमें एंटर कर रही है इस तरह से, जो ये सर्कल मैंने कर दिया। ठीक है, ये लाइट रे, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एंटर कर रही है, इसकी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो आपका ये बना रखा है ना हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो हमारा, तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है। और जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास करेगी तो इस लाइट रे का आपके पास क्या हो जाएगा, पाथ में चेंज आ जाएगा। अब ये कौन से पाथ के अलोंग मूव करेगी, इस वाले जो है बी के अलोंग जो पाथ है आपका। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास क्या है, जो आई आई हमारे पास है, जो ये वाला आई है, इस आई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो एक नॉर्मल के साथ, जो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे और जो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जो आपका बेसिकली नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल कौन सी होगी, जो नॉर्मल आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और इसके क्या होगी, ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसी रे जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के तो परपेंडिकुलर भी हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी पास करे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया उसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे जो आपकी रे ए है, ए के अलोंग, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बी के अलोंग। ठीक है, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, ये वाला, जो एंगल ऑफ जो आपका किसके बीच में बना, नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसकी रिफ्रैक्शन की अब हमारे पास क्या है, देखा हमने यहाँ पे कि जो पाथ था वो पहले ए के अलोंग था, वो सीधी जानी चाहिए थी। अगर आपका ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये वाली रे इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह से ना जाके ये बी के अलोंग चली गई है ना। तो ये बी के अलोंग चलेगी मतलब इसने अपने पाथ में चेंज कर लिया। तो पाथ में चेंज किस तरह से होगा वो अभी हम जब इसके रूल्स पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। अब हम इसमें देखें
तो इसमें क्या हो गया, अब हमारे पास क्या है कि ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि अगर मान लो आपकी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ आएगी जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे, या नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि पाथ तो वो चेंज कर रही है। पाथ चेंज करके एक तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये कंडीशन किस तरह से होगी आपकी कि जब व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जब रेयर टू से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का मतलब होता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कम होगा उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो जब एक लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगी। और जब आपकी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से, मतलब पहला मीडियम आपका डेंसर है, दूसरा मीडियम रेयरर है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो आपकी रे का पाथ होगा वो क्या होगा, इट गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मतलब अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास ये, वैसे आप लोग ऑप्टिक्स में 12th क्लास में सारा पढ़ भी चुके हो, ये एक तरह से हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन के पास हमारे पास दो रूल्स होते हैं रिफ्रैक्शन के। एक तो क्या होता है आपका, फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं, सेम प्लेन में रहेंगे। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन में रहेंगे, मतलब एक प्लेन ऑफ पेपर हमने ले लिया उसी में रहेंगे, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के अंदर नहीं जाएंगे। तीनों रेज एक ही प्लेन में होनी चाहिए, इंसिडेंट भी, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल भी। ये किस फर्स्ट रूल है हमारे पास रिफ्रैक्शन का। दूसरा रूल है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सेट ऑफ टू मीडिया। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों क्या होते हैं, दोनों की रेशियो क्या होगी, एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे डिफाइन करो तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिनोटेड बाय म्यू बी ए। नीचे जो लिखा वो तो मतलब हो गया किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ए ऊपर ए जो लिखा किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यू बी ए अगर आप लिख रहे हो, बी नीचे बेस में लिख रहे हो और ए आप ऊपर लिख रहे हो, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। उसी वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई बाय साइन आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर आपके पास μ1 एंड μ2 आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो गया किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। जब आपका कुछ भी नहीं है उस फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करते हो तो उसको बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलोगे आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर μ1 जो आपका मीडियम 1 है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ2 आपका जो आपका मीडियम 2 है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 बाय μ1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन आई बाय साइन आर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से अब हमारे पास आ गया, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि आपका मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। अब उसके बाद आती है कि हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे या रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो आप डिस्टेंसेस लोगे, कौन से डिस्टेंस को
पॉजिटिव कंसीडर करोगे, किस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करके चलोगे, तो उसके भी हमारे पास 4 रूल्स हैं साइन कन्वेंशंस के। पहला हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज all distances are measured from a point in optical system which is taken as origin of coordinate system। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जितने भी हमारे पास डिस्टेंसेस को मेज़र हम करेंगे, हम एक पॉइंट से मेज़र करेंगे, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे और उस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजिन, की वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपके पास क्या है, ओरिजिन है। दूसरा है द रे आर ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब जो आपकी रेज हैं, जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, वो हमेशा इंसिडेंट रे लेफ्ट से एंटर करेगी किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे किसी भी, अगर मान लो हम कोई केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक मान लो ऑप्टिकल मीडियम है और एक रे ऑफ लाइट उस ऑप्टिकल मीडियम या ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर एंटर करती है, तो जब भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि वो रे है जो आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे कि वो रे हमेशा लेफ्ट की तरफ से एंटर करेगी उस मीडियम के अंदर, राइट से एंटर नहीं करेंगे। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा किसी भी मीडियम में वो लेफ्ट में रखा जाएगा और इमेज हमेशा आपको राइट साइड में मिलेगी किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के या फिर हम बोलें ऑप्टिकल सिस्टम के। दूसरा है कि जो भी, तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, तो जो भी डिस्टेंसेस होंगे आपके, जो आप राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस जो आपने एक ओरिजिन मान लिया, एक पॉइंट मान लिया कि उस पॉइंट के रेफरेंस में आप सारे डिस्टेंसेस मेज़र करेंगे, तो जो आपने ओरिजिन मान लिया उस ओरिजिन से जितने भी डिस्टेंस राइट साइड में होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और जितने भी डिस्टेंस उसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होंगे तो वो डिस्टेंसेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कि हम एक एक्स वाई एक्सिस का एक सिस्टम मान लें, किस तरह से, जैसे हमारे पास ये इस तरह से हम एक सिस्टम मान लें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज यू कैन से वाई एक्सिस, तो ये हम बीच में हमारे पास क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो सारे डिस्टेंस हमने क्या मान लिए कि पॉजिटिव है, और इस ओरिजिन से जब हम इस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो सारे डिस्टेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव करा तो उन सभी डिस्टेंसेस को हमने क्या बोला, नेगेटिव बोला। उसके बाद चौथा पॉइंट आपके पास क्या है, इस ओरिजिन से जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, इस ओरिजिन से ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जैसे y के अलोंग, इस पॉजिटिव y के अलोंग जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जितने डिस्टेंसेस आप इसके नेगेटिव साइड में मेजर करोगे वो सारे क्या होंगे, आपके पास नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगे। ठीक है, तो आपके पास हमने देख लिया कि पॉजिटिव डिस्टेंसेस कौन से होंगे और नेगेटिव डिस्टेंसेस कौन से होंगे। उसके बाद आता है आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराक्सियल रे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि एक ऑप्टिकल सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए किसी चीज़ से तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्टिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना किसी चीज़ से। जैसे मान लो आप मूव कर रहे हो कहीं पे, मुझे आपकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि वो किसी डायरेक्शन में कितना मूव कर लिया उसने। मान लो सपोज, अब जैसे हम वही एग्जांपल लें अपने पास यहाँ पे, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक इस तरह से एक्स वाई सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी होगी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये कोई पोजीशन है, इस किसी पोजीशन पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन बतानी है तो आप क्या बताओगे कि इतना, इस तरह से आप एक्स डायरेक्शन में इतना मूव करें और वाई डायरेक्शन में इतना मूव करें, तो ये तो आपका एक्स डिस्टेंस हो गया, ऊपर वाला आपके पास क्या हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके यहाँ पे आप बता दोगे तो इसका मतलब आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपके पास क्या होगा,
यहाँ पे जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, आप हम एक ऑप्टिकल सिस्टम मानते हैं, ठीक है। तो एक हम क्या मान लेते हैं, एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, जो फिगर आपको 4.2 दिखाई दे रही है ना, हम क्या मान लेते हैं कि आपके पास एक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम है, और ये सिलेंड्रिकली सिमेट्री ऑप्टिकल जो सिस्टम है, इसकी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्स के ऊपर और एक्स के नीचे सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो अब इस सिस्टम के लिए हम मान लें कि हमारे पास एक रे है, जो पी क्यू रे है, ये रे आपकी मूव कर रही है मीडियम 1 में। तो अगर आपको इस रे की, जो ये आपकी पी क्यू रे हमें दिखाई दे रही है, इस पी क्यू रे की अगर आपको पोजीशन बतानी है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम कैसे बता सकते हैं। एक तो हम ये बता सकते हैं इसके किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और ये एंगल कितना बना रही है आपकी, जो आपकी एक्सिस ऑफ द सिस्टम है। एक्सिस ऑफ द सिस्टम अब कौन सी हुई, जिस एक्सिस के अलोंग आपका सिस्टम सिमेट्रिक है। तो आपका सिस्टम यहाँ पे किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, या जो एक्स एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ द सिस्टम हो गई है ना। तो अब हम देखेंगे कि एक तो ये कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज इसके अंदर हमने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, जो ये ए वाला पॉइंट, ये हमने ए पॉइंट ले लिया। इस ए पॉइंट की अगर हम बात करें और इस ए पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी हो, तो इस ए पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए एक तो हम बता देंगे कि ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y1 डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से, है ना। दूसरा हम क्या बता देंगे यहाँ पे, दूसरी चीज़ हम बता देंगे यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा 1 एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ। तो ये दो चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो हम एग्जैक्टली बता देंगे कि ए पॉइंट की लोकेशन क्या है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम अब अगर किसी भी कोई भी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम है हमारे पास, और पैराएक्सियल सिस्टम के लिए हम डिस्कशन करना चाहते हैं। अब पहले देखते हैं कि पैराएक्सियल सिस्टम आपके पास क्या होता है। पैराएक्सियल सिस्टम हम पहले भी बता चुके हैं कि पैराएक्सियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका एक तो क्या होगा, जो रे होगी वो एक्सिस ऑफ द सिस्टम को कहीं ना कहीं कट करेगी। जैसे यहाँ पे जो ये फिगर 4.2 में एग्जांपल है, इस पी क्यू रे को हम एक्सटेंड करें पीछे की साइड, या इस आर एस रे को आगे की साइड एक्सटेंड करें, तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। दूसरा क्या है, पैराएक्सियल सिस्टम में जो आपकी रेज होंगी, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, चाहे इंसिडेंट रे हुई, जो भी रेज होंगी, ये क्या बनाएंगी, आपकी एक सिंगल प्लेन में रहेंगी। ठीक है। तो जो भी पैराएक्सियल सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, आपकी जो क्या होंगी, सिंगल प्लेन में होंगी। मतलब जो रेज विच पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिस्टम एंड दिस रेज रिमेन कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन। जो रेज आपकी क्या होंगी, सिंगल प्लेन में रहेंगी, और जितनी भी रेज होंगी आपकी सिस्टम के अंदर, और सारी की सारी एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएंगी। और वो एंगल बनाएंगे कैसा, छोटा एंगल बनाएंगी। वो एंगल इतना छोटा होगा कि उसमें हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि आपके पास टेन थीटा बनेगा। वो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, हमेशा इज नियरली इक्वल टू थीटा के। और जो आपका साइन थीटा होगा इन केस ऑफ पैराएक्सियल सिस्टम, दैट इज आल्सो नियरली इक्वल टू थीटा, एंड कोस थीटा इज आल्सो नियरली इक्वल टू थीटा। तो मतलब कोस थीटा को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, थीटा के बराबर लिख सकते हो। साइन थीटा को भी थीटा के बराबर लिख सकते हो, और टेन थीटा को भी थीटा के बराबर लिख सकते हो। अब यहाँ पे थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ भी साइन थीटा आ गया, अगर पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम के लिए हम उस थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस थीटा टू बाय, किससे रिप्लेस कर दोगे आप थीटा को, वी कैन रिप्लेस थीटा बाय साइन थीटा बाय थीटा, कोस थीटा बाय थीटा, एंड टेन थीटा बाय थीटा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिस्टम है फिगर 4.2 में, और उस सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक सिस्टम के लिए हमारे पास क्या माना, अगर उस सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है या किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना है, तो दो कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हाइट की,
दूसरा एंगल की। अब एंगल के साथ हम एक और चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं, एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि दो मीडियम अलग अलग होंगे तो उन मीडियम्स में क्या होगा, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फर्क पड़ेगा कि भाई एक मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ही आपका क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो रे आपकी उस मीडियम में मूव कर रही है, वो डिपेंड किस पे करता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम क्या कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस सिस्टम की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक अलग कोऑर्डिनेट इंक्लूड करने की बजाय जो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट था अल्फ़ा, उस अल्फ़ा के साथ में ही इंक्लूड कर लेते हैं। किस तरह से, उस अल्फ़ा को हम एक दूसरे किसी कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देते हैं जिसका नाम हमने रखा लैम्बडा। और लैम्बडा किसके इक्वल होता है आपका पास, लैम्बडा किसके इक्वल होगा आपके पास, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू कोस 90 माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। और हम कह सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ कोस 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा किसके इक्वल आ गया, लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा किसके इक्वल आ गया, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फ़ा के इक्वल आ गया। एंड साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हमारे पास पैराएक्सियल सिस्टम है, पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेशन मानते हैं कि साइन अल्फा किसके, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। दैट मीन्स यहाँ एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। तो यहाँ पे जो हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा था, तो ये रिलेशन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा। तो जो पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है वहाँ पे हम क्या लेंगे, पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम में म्यू इंटू अल्फा ले लेंगे इंस्टेड ऑफ अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट बनेंगे सिस्टम के, वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन से बन जाएंगे आपके पास, दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके पास साइन थीटा, एक तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका y और दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा लैम्बडा। और लैम्बडा की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे अगर हम सिस्टम को कम्प्लीटली हमें एक्सप्लेन करना है तो इस सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर लेंगे। क्या, कौन कौन से को, एक तो लैम्बडा को और दूसरा y को, एक तो उसकी हाइट को और दूसरा लैम्बडा को। उस लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइंस बोलते हैं। लैम्बडा को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइंस। और पैराएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम के लिए लैम्बडा की वैल्यू किसके इक्वल आई, म्यू इंटू अल्फ़ा के इक्वल आई, किसके इक्वल आई, म्यू इंटू अल्फ़ा के इक्वल आई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम है। तो इस सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम कैसा है, जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि आपका जो पहले वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है उसके लेफ्ट साइड में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1। जो इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस 1, जो आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस 1 और 2 के बीच में, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपके 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 के बीच में जो रीजन हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ2। और जो आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 के राइट साइड में, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो 2 के राइट साइड में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मान लेते हैं हम μ3, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए μ1, μ2 और μ3। अब हम क्या करते हैं, अगर हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं इन सिस्टम के अंदर, जो रे आपकी एक रे, सपोज हम मान लेते हैं कि रे पी क्यू आपकी इंसिडेंट हो रही है इस ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, इस ऑप्टिकल सिस्टम के ऊपर, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 के ऊपर क्यू पॉइंट पे, और फिर वो क्यू पॉइंट से रिफ्रैक्ट होके
उस मीडियम के अंदर जो 1 और 2 के बीच में मीडियम है उसके अंदर ट्रैवल करती है और आर के थ्रू वो क्या निकल जाती है, इससे बाहर निकल जाती है ऑप्टिकल सिस्टम से और पाथ को फॉलो करती है आर एस पाथ को। तो इन सभी मीडियम्स में हम क्या मान लेते हैं, इन सभी मीडियम्स में हम देखते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से होंगे। तो इन सभी मीडियम्स में हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट ए ले लिया हमने मीडियम 1 में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लिया हमने मीडियम 1, ये मीडियम 1 है ना, इसमें हमने ये मान लिया एक जनरल पॉइंट ए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। अब मीडियम 2 में हम अब एक पॉइंट मान लिया हमने मीडियम 1 और मीडियम 2 की बाउंड्री पे, ये वाला क्यू पॉइंट। तीसरा पॉइंट मान लिया हमने आर मीडियम 2 और मीडियम 2 और जो मीडियम 3 हुआ इसकी बाउंड्री पे। और चौथा पॉइंट हमने मान लिया एस, चौथा पॉइंट हमने मान लिया एस। वो एस पॉइंट हमने कहाँ माना, जो आपका मीडियम हुआ जो मीडियम 3 हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये टेबल हम देखेंगे। ये टेबल जो हमें दिखाई दे रही है, इस टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका पॉइंट्स। एक तो पॉइंट्स लिख रखे हैं रे के, कि जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, अलग अलग पॉइंट्स लिए ए क्यू आर एस। तो एक दूसरी तरफ राइट साइड में हमारे पास हो गया मीडियम, पहले में मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका μ1 है, फिर दूसरा मीडियम जिसका μ2 और तीसरा मीडियम μ3। तो अलग अलग मीडियम्स में जो भी पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं उनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो मीडियम 1 में कि अगर हम जब बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 का, तो उसमें एक तो ए पॉइंट लाई कर रहा है आपका और एक क्यू पॉइंट लाई कर रहा है। तो एक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हाइट y1 है और आपका वहाँ पे जो λ2 की वैल्यू है वो कितनी है, μ1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 है। तो μ1 इंटू क्या हो जाएगी, α1 हो जाएगी, क्योंकि इस मीडियम के अंदर जो ये एंगल बना रहा है आपकी ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, वो α1 बना रहा है। तो ये हो जाएगा y1 μ1 इंटू α1, या फिर y1 λ1 लिख सकते हैं। उस λ1 की जगह हमने क्या लिख दिया, λ1 की वैल्यू लिख दी μ1 α1। ऐसे ही जो आपका पहला मीडियम है, इस मीडियम के अंदर आपका क्यू पॉइंट लाई करता है। क्यू पॉइंट किस में लाई करता है, मीडियम 1 में भी लाई कर रहा है और मीडियम, क्योंकि दोनों की बाउंड्री पे है। तो जब मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में इस क्यू पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक तो हाइट लिखेंगे, क्यू पॉइंट की क्यू जो आपका है उसकी हाइट कितनी है, क्यू की हाइट कितनी है आपके पास, क्यू की हाइट कितनी है आपके पास, देखेंगे जब हम, क्यू की हाइट ये होगी आपके पास y2, ठीक है। और यहाँ पे इसका एंगल कितना है आपके पास, अल्फ़ा। लेफ़्ट साइड में अगर हम एंगल की बात करेंगे तो वो कितना बन रहा है, α1 बन रहा है। ये यहाँ पे एंगल कितना बना रही है ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, क्यू पॉइंट α1 एंगल बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हाइट y2 थी तो y2 इंटू μ1 इंटू α1। ऐसे ही जब हम आएंगे दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में एक तो पॉइंट आपके पास लाई करता है क्यू, क्योंकि ये बाउंड्री पे था। तो जब दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y2 μ1 इंटू α2, क्योंकि जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बनेगा आपका, वो एंगल कितना बनेगा, ये α2 एंगल बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एंगल बनेगा α2 ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। ऑप्टिकल एक्सिस अगर आपकी एक्स एक्सिस है और किसी पॉइंट का एंगल हमें देखना उस एक्स एक्सिस के साथ, वो जो कोई भी रे उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल वहाँ पे कोई रे ड्रा कर लेंगे और उसके साथ उसका एंगल देख लेंगे। तो जो इंसिडेंट रे थी वो एंगल बना रही थी α1, रिफ्रैक्टेड रे बना रही है α2। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 μ2 इंटू α2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे अब इस दूसरे मीडियम के अंदर जो हमने पॉइंट लिए थे, और उसमें कौन सा पॉइंट लाई करता है, आर पॉइंट लाई करता है, क्योंकि आर पॉइंट तीसरे और दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे है। तो उस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट अगर y3 आर पॉइंट की, जो हमें आर पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस आर पॉइंट की हाइट आपके पास कितनी हो गई, आर की हाइट होगी y3 और एंगल कितना हो गया, α3 एंगल हो गया। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y3 हाइट होगी, और एंगल अगर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो कितना है, α2 बन रहा है, तो μ2 इंटू α2 हो जाएगा
और ऐसे ही इस पॉइंट का अगर हम तीसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में वैल्यू देखेंगे तो तीसरे मीडियम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास y3 म्यू 3 इंटू एल्फा 3, क्योंकि हाइट तो y3 ही है और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तीसरे मीडियम का वो म्यू 3 हो जाएगा और एंगल कितना हो जाएगा अल्फा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो चौथा पॉइंट था दैट पॉइंट इज एस एंड दैट पॉइंट एस इज प्योरली इन, जो एस पॉइंट है हमारा दैट इज प्योरली इन थर्ड मीडियम। तो इसकी वैल्यू हाइट कितनी है हमारे पास y4 हाइट है। जो एस पॉइंट है ये b लिख रखा है, b नहीं है ये s है यहाँ पे, जो ये इसमें b लिख रखा है ना, एक्चुअली b मान लो या s मान लो, ये जो b लिख रखा है यहाँ पे तो इसको b मान लो चाहे s मान लो। इस पॉइंट की हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे y4 और जो आपका म्यू 3 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अल्फा 3 यहाँ पे क्या है आपके पास एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे ट्रांसलेट। अब इसमें क्या हो सकता है, दो ही ऑपरेशन पॉसिबल हैं इस केस के लिए। एक तो क्या है आपके पास, दो ही हमारे पास ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक तो ट्रांसलेशन हो सकता है, दूसरा रिफ्रैक्शन हो सकता है। ट्रांसलेशन कैसे होगा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा कि या तो रे P से Q तक मूव करेगी या फिर उसका Q से जब Q पे पहुंचेगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो या तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन को डिस्कस कर सकते हैं या फिर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ऑपरेशन इसके अंदर हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकता है या फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, ए रे ऑफ लाइट इज सेड टू अंडरगो ट्रांसलेशन ऑपरेशन व्हेन ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम। द रे पी क्यू इन फिगर, जो पी क्यू रे है इस फिगर के अंदर, हैज़ अंडरगो ए ट्रांसलेशन ऑपरेशन फ्रॉम पी टू क्यू। मतलब अगर सेम मीडियम में, सेम होमोजीनियस मीडियम में कोई भी रे ट्रेवल कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशन उसका हो रहा है। और अगर एक रे रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है देन वी विल से इट अंडरगोज ए रिफ्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन, अब यहाँ से हमने एक सिस्टम को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इस ट्रांसलेशन और जो आपका रिफ्रैक्शन है इसका क्या अफेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।